देखो ये जो है एक संधारित्र है, और संधारित्र में अगर हम इधर से धारा प्रवाहित करेंगे तो फिर जैसे अगर एसी करंट अगर हम संधारित्र को देते हैं तब इधर प्रवाहित होगा, और डीसी करंट देंगे तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये तुम लोग जानते हो ना, बोलो। तो जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो सोचो कि एक एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। बात समझ में आ रही है? एम्पियर के परिपथीय नियम से अगर किसी चालक में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इस चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चालक के चारों तरफ एक क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बी क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र ना। तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और यह चुंबकीय क्षेत्र इस चुंबकीय क्षेत्र का, मान लो कि यहाँ पर बी चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र का थोड़ा थोड़ा अगर जैसे मान लो पूरा अगर जोड़ दिया जाए, इधर 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 सब पूरा चुंबकीय क्षेत्र इकट्ठा अगर जोड़ दिया जाए तो यह हो जाएगा पूरा लंबाई के अनुदिश, यानी dl थोड़े से लंबाई के कारण है b इंटू dl। तो पूरा चुंबकीय क्षेत्र अगर हम जोड़ दें तो इसका रेखीय समाकलन कहाएगा। ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र का यह पूरा रेखीय समाकलन तुम लोग पढ़े हो कि इसमें जो प्रवाहित धारा है इस धारा का म्यू 0 गुना होता है। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो यहाँ पर बताओ कि इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है इसका म्यू 0 गुना इसके चारों तरफ बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकल के बराबर है ना। तो जो यहाँ पर बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा इस नियम से, यही ना। और तुम लोग पढ़े थे कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, किसके? संधारित्र। अब बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, यही ना पढ़े थे पहले। और अब यहाँ देखो, जब तुम इसी के सममित एकदम समान आकार का एक वृत्त ले लें और इसके तल के अनुदिश, इसके भी तल के अनुदिश, मगर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लंबवत अगर ले लें ऐसे, तब पहली स्थिति है S1 पर। अब S2 पर तुमको कौन सी स्थिति प्राप्त होती है? S2 पर इसी समीकरण से b इंटू dl इसका रेखीय समाकलन म्यू 0 I गुना होगा किसी क्षण, ठीक है ना। तब बताओ कि अगर ये संधारित्र है तो संधारित्र में दिष्ट धारा इसमें नहीं प्रवाहित होती है। यहाँ से कंडक्टर अलग है, यहाँ से कंडक्टर अलग है। तो जब इसमें धारा ही नहीं प्रवाहित होगी तो इसमें धारा का मान 0, तो म्यू 0 गुणे 0, यानी कि dl इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? 0। तो तुमको बताओ कि इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र हमको मिला 0 है, और इसके अंदर चुंबकीय नहीं, इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र मिला, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? 0 है। परंतु बताओ कि संधारित्र के अंदर भी तो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना। इसके लिए देखो, जब हम इसमें डीसी धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक, तो इसमें एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक, S1 पर, यानी इस वाले धारा लूप एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार। और इसी के सममित अगर संधारित्र के अंदर एक लूप बना दिया जाए और इसमें एसी धारा प्रवाहित किया जाए, ठीक है, डीसी धारा नहीं। जब डीसी धारा हम प्रवाहित करेंगे
तब बताओ इसका चुंबक, इसका जो है कि एक बार आवेशित होगा, आवेशित होने के बाद ऐसे ही रह जाएगा, तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि तुम लोग पढ़े हो कि संधारित्र में दिष्ट धारा प्रवाहित नहीं होती है। होती है नहीं। तो जब हम इसमें ऐसी धारा प्रवाहित करेंगे, मतलब परिवर्तनशील धारा, तो इसमें जो संचित आवेश है वो परिवर्तित होगा, तो जिसके कारण इसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा। और जब इसके वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा, वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा। और जब इसके वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो उसको कहा जाता है विस्थापन वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण इसमें एक धारा प्रेरित हो जाती है। इन दोनों प्लेटों के अंदर एक धारा प्रेरित हो जाती है। वो कौन सी धारा होती है? विस्थापन धारा। ठीक है, संधारित्र के प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र में या फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक धारा प्रेरित होती है, जिस धारा को हम विस्थापन धारा कहते हैं। जब ऐसी धारा प्रवाहित करेंगे तब ऐसा होगा, दिष्ट धारा प्रवाहित करने पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब बताओ, जब इसमें दिष्ट धारा प्रवाहित किया जाता है तो एम्पियर का परिपथीय नियम इधर लागू हो जाता है, लग जाता है, परंतु इस दिशा में एम्पियर का परिपथीय नियम नहीं लगता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसमें वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? शून्य है। जब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा दिष्ट धारा रहेगी तो दिष्ट धारा हो जाएगी शून्य, तो शून्य हो जाएगी, तो शून्य में जब गुणा होगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य हो जाएगा। परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है, परंतु ऐसा होना चाहिए ना, शून्य न हो, तो इसके लिए कुछ दूसरा कारण अवश्य होगा। बात समझ में आई? तो उसी कारण को साबित करने के लिए इसमें दूसरा नियम लगाया गया है। कौन सा? तुम लोग जानते हो कि धारा को हम क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, ये हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, तो आवेश कब परिवर्तित होगा? तुम लोग जानते हो कि E बराबर, अगर ये संधारित्र है तो E बराबर होता है Q बटा A एप्सिलॉन 0, जहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की चुंबकीय वैद्युतशीलता है, और Q आवेश है, इस पर संचित आवेश है, A क्या है? इसका क्षेत्रफल है। ठीक, तो हम इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा? I बराबर D, Q की जगह हो जाएगा E A एप्सिलॉन 0 बटा dt। अब बताओ, क्षेत्रफल परिवर्तन तो होगा नहीं। तुम धारा परिवर्तित करोगे, क्षेत्रफल परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो ये नहीं होगा परिवर्तन, ये नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, इसे हम बाहर कर सकते हैं। तो इसलिए हो जाएगा A इंटू DE बटा dt। ठीक है, I एप्सिलॉन 0 भी रहेगा बाहर, A एप्सिलॉन 0 दोनों। ठीक, तो अब बताओ कि इसमें जो है हम एप्सिलॉन 0 को इधर पक्षांतर करते हैं, तो I बटा एप्सिलॉन 0 बराबर हो जाएगा A इंटू DE बटा dt। ठीक, तो अब बताओ, इस समीकरण से हमको प्राप्त हो गया, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, 3 नहीं, इसको मानो 3, इसको मानो 4, इसको मान लो 5,
तो समीकरण 5 से हमको क्या प्राप्त हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण संधारित्र के प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण एक धारा प्रेरित हुई है। इसी धारा को हम क्या कहते हैं? विस्थापन धारा कहते हैं। तो इसमें बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसके धारा का μ0 गुना होता है। ठीक, तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र में मतलब दिष्ट धारा रहेगा तब ऐसा होगा। और जब परिवर्ती धारा हम प्रवाहित करेंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो इसमें धारा प्रेरित होगी, इसके बीच में भी एक धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, जब हम परिवर्तनशील धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें के बीच में भी एक धारा प्रेरित हो जाती है। तो इस धारा को हम विस्थापन धारा कहते हैं। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण इसमें एक धारा प्रेरित होती है। वह धारा इसके क्षेत्रफल से कुल वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन इसके धारा का 1/ε0 गुना होता है। तो विस्थापन धारा का 1/ε0 गुना होता है। विस्थापन धारा है, प्रेरित धारा का। हाँ, वही प्रेरित धारा जो है विस्थापन धारा इसमें है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो एक धारा प्रेरित हुई है, इस धारा को हम विस्थापन धारा कहते हैं। बात समझ में आई है? विस्थापन धारा बाकी सब यही है। और अब तुम लोग लिख लो यहाँ से ये और ये सब लिख लो। इसमें दिष्ट धारा पर एम्पियर का परिपथीय नियम लागू होता है। एसी धारा पर भी होगा। ठीक है, और दिष्ट धारा अगर हम प्रवाहित करते हैं तो ये नियम लागू होगा, परंतु ये नहीं लगेगा। इसलिए संधारित्र में भी धारा प्रवाहित हो सके, इसके लिए हम पूरे परिपथ में एसी धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो एसी धारा पर भी ये नियम लागू हो जाएगा और इसमें भी। देखो, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार एसी धारा प्रवाहित करते हैं तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार इसमें क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल। ठीक है, इसमें प्रवाहित धारा का μ0 गुना हो जाता है। तो इस बिंदु पर भी मान लो कि बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल भी कितना हो जाएगा? पूरा इसमें जो विस्थापन धारा का μ0 गुना हो जाएगा। आखिर विस्थापन धारा इसमें प्रवाहित होगी ना, तो वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो धारा प्रेरित हुई है विस्थापन धारा है। विस्थापन धारा में नहीं तो इसका भी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा? उस विस्थापन धारा का μ0 गुना होगा। तो विस्थापन धारा है ε0A × dE/dt। तो इस विस्थापन धारा का μ0 गुना हो जाएगा, है ना? यानी कि कुल हो जाएगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल क्या हो जाएगा? इसकी धारा का रेखीय समाकल इसकी धारा का μ0 गुना और इसकी धारा का μ0 कुल जुड़ जाएगा। ठीक है, एम्पियर के परिपथीय नियम से इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो गया था, है कि नहीं? देखो यहाँ से शून्य हो गया था एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने पर। जब दिष्ट धारा हाँ, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि ये अलग अलग है ना। तो जब ये 0 हो गया था, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक, तब अब देखो जो विस्थापन धारा इसमें एक प्रेरित हो जा रही है, विस्थापन धारा, तो उस विस्थापन धारा के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। यहाँ इतना अब नहीं ना शून्य है। तो यही बातें जो छूटी हुई थी मैक्सवेल ने यही पूरा किया था।